हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसकी सीरीज में आप देख रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ के लाइफ बैकग्राउंड, उनके वर्क्स को और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स विद एनालिसिस। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ वाज बोर्न 1882 and died 1941. One of the modernist 20th century authors and a pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device. She married in 1912 Leonard Woolf, and in 1917 the couple founded the Hogarth Press. 20वीं सदी की आधुनिकतावादी लेखिकाओं में से एक और कथावाचक के रूप में चेतना की धारा के उपयोग में अग्रणी, जिनका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने 1912 में लियोनार्ड वुल्फ से विवाह किया था। 1917 में इस जोड़े ने द होगार्थ प्रेस की स्थापना की थी। वुल्फ मिस लियोनार्ड वुल्फ had romantic relationship with many women. During the interwar period, Woolf was an important part of London's literary and artistic society. युद्ध के बीच की अवधि के दौरान वुल्फ लंदन के साहित्यिक और कलात्मक समाज को एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। She published her first novel, The Voyage Out, 1915, through her half-brother's publishing house named Gerald Duckworth and Company. बताते हैं उन्होंने अपना पहला उपन्यास द वॉयज आउट 1915 अपने सौतेले भाई के प्रकाशन गेराल्ड भी बोलते हैं कि जिराल्ड, तो गेराल्ड डकवर्थ एंड कंपनी के माध्यम से प्रकाशित किया। इट प्रेजेंट्स द जर्नी ऑफ 6 मेजर कैरेक्टर्स दैट एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू साउथ अमेरिका ऑन अ शिप। दिस प्रूव्स टू बी अ मिथिकल मॉडर्न जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। कहते हैं ये 6 प्रमुख पात्रों की यात्रा प्रस्तुत करता है। ये जो द वॉयज आउट जो 1915 में जो पहला उपन्यास इन्होंने लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने, इसमें 6 प्रमुख पात्र हैं जो यात्रा करते हुए दिखाए जाते हैं, जो एक जहाज़ पर दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के लिए निकलते हैं। ये आत्म खोज की एक पौराणिक आधुनिक यात्रा साबित होती है। मिथिकल मॉडर्न जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। This story revolves around the experiences of young Rachel Wyness as they embarks on a journey to South America on a family-owned ship, the Euphrosyne, accompanied by her uncle and aunt. ये कहानी युवा रेचल वेनरेस के अनुभवों के इर्द गिर्द घूमती है। वेनरेस बोलेंगे जब वह अपने चाचा और चाची के साथ परिवार के स्वामित्व वाले जहाज यूक्रोसिन पर दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर निकलते हैं। द ओपनिंग ऑफ द नॉवेल इंट्रोड्यूसेस द एम्ब्रोस कपल मिस्टर एंड मिसेस। बताते हैं उपन्यास की शुरुआत में एम्ब्रोस दंपति मिस्टर और मिसेज का परिचय दिया गया होता है। नेक्स्ट, द नैरेटिव एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, इमोशनल टर्मोइल एंड द कॉन्स्टेंट्स प्लेस्ड ऑन विमेन सोसाइटी, विमेन विद इन सोसाइटी। उनकी बताते हैं कि कथा पहचान, भावनात्मक उथल पुथल और समाज में महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के विषयों की पड़ताल करती है। इसकी थीम क्या है? आइडेंटिटी, इमोशनल टर्मोइल एंड द कॉन्ट्रेंट्स प्लेस्ड ऑन विमेन विद इन सोसाइटी। हर बेस्ट वर्क मिसेस डैलोवे, इट इज़ अ नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश्ड ऑन 15 मई 1925। उनकी सबसे अच्छी रचना है जिसका नाम मिसेज डैलोवे के नाम से बोला गया। यह वर्जीनिया वुल्फ द्वारा 14 मई 1925 को प्रकाशित एक उपन्यास है। पहला उपन्यास उनका द वॉयज आउट है, दूसरा ये है मिसेज डैलोवे। बहुत ही ज़्यादा मिसेज डैलोवे का नाम विख्यात हुआ, जिससे ये इनका नाम भी बहुत पॉपुलर हुआ। इट डिटेल्स अ डे इन द लाइफ ऑफ क्लैरिसा डैलोवे, अ फिक्शनल अपर क्लास वुमन इन पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंग्लैंड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहना, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इनकी नॉवेल्स हैं उनके एक एक करके एनालाइज करके पॉइंट्स लिखे हुए हैं और समझाते हुए चल रहे हैं। कृपया उन्हें नोट करते रहना। बताते हैं कि यह उपन्यास ये इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध के बाद की एक काल्पनिक उच्च वर्ग की महिला क्लेरिसा डैलोवे के जीवन के एक दिन का विवरण देता है। ओनली वन डे मीन्स लिखा भी है अपर क्लास वुमेन इन पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंग्लैंड। This novel is based on a stream of consciousness that presents a single day in the life of its eponymous
Heroine Clarissa Dalloway, a woman of high social status during the aftermath of वर्ल्ड वार फर्स्ट। यह उपन्यास स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर आधारित है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही उच्च सामाजिक स्थिति वाली महिला, उसकी नायिका क्लैरिसा डैलोवे के जीवन के एक दिन को प्रस्तुत करता है, मीन्स ओनली वन डे। Clarissa is hosting a party, encounters her former lover Peter Wells and ponders over her choice of husband. क्लैरिसा एक पार्टी की मेजबान करती है, अपने पूर्व प्रेमी पीटर वॉल्स से भी मिलती है और अपने पति के चुनाव पर विचार विमर्श करती है कि मैंने जो पति चुना है वो सही है या नहीं सही है। Another subplot concerns Septimus Warren Smith, a war veteran traumatized by his experiences at the battlefield। एक अन्य उपकथात्मक या उपकथानक सेप्टिमस वायरन स्मिथ से संबंधित है, जो युद्ध के मैदान में अपने अनुभवों से आहत एक युद्ध का अनुभवी भी दिखाया जाता है। जो क्लैरिसा के साथ में वहाँ पर पार्टी में होता है, जो सेप्टिमस वायरन स्मिथ के नाम से दिखाया गया होता है कैरेक्टर। Disillusioned with reality, he commits suicide by jumping out of the window and Clarissa hears about his news in her party। एक अन्य उपकथानक जो दिखाया गया है, वास्तविकता से निराश होकर वह खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और क्लैरिसा अपनी पार्टी में इसकी खबर भी सुनती है। नेक्स्ट नॉवेल टू द लाइट हाउस 1927। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हुई है। तो It is a 1927 novel by Virginia Woolf. The novel centers on the Ramsay family and their visits to the Isle of Skye in Scotland between 1910 and 1920। ये वर्जीनिया वुल्फ द्वारा 1927 में लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास रामसे परिवार और 1910 और 1920 के बीच स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई की उनकी यात्राओं पर केंद्रित है, जो स्कॉटलैंड में बसा हुआ होता है। नेक्स्ट, a central motive of the novel is the conflict between the feminine and masculine principles at work in the universe। उपन्यास का एक केंद्रीय उद्देश्य ब्रह्मांड में काम करने वाली, मतलब यूनिवर्सल थॉट्स में काम करने वाली स्त्री और पुरुष के सिद्धांतों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। The novel's structure reflects the strangeness of passage of time। The novel explores time at many scales from a second to geologic time। जियोलॉजिक टाइम के रूप में दिया गया है। बताते हैं कि उपन्यास की संरचना समय बीतने की विचित्रता को दर्शाती है। उपन्यास एक सेकंड में लेकर भूगर्भीय समय तक कई पैमानों पर समय की खोज करती रहती है। ये जियोलॉजिक टाइम के रूप में दिखाया गया है इस नॉवल में, टू द लाइट हाउस में। अदर थीम्स, इस नॉवल की टू द लाइट हाउस की अदर थीम्स हैं, कौन सी हैं? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, नोट कर लेना। द कॉम्पिटिशन बिटवीन ट्रुथ एंड रियलिटी, द ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ एंड वर्क। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन। और भी थीम्स हैं, जैसे सत्य और वास्तविकता के बीच प्रतिस्पर्धा, जीवन और कार्य की क्षणभंगुरता, धारणा की समस्या, व्यक्तिपरता, सब्जेक्टिविटी, जेंडर इनइक्वालिटी, लॉज, आर्ट एंड ब्यूटी। लिंग असमानता, असमानता है, लॉज भी है, आर्ट एंड ब्यूटी भी है। और नेक्स्ट है, द नोवेल इलस्ट्रेट्स दिस थीम थ्रू इट्स स्ट्रक्चर विच फीचर्स शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स बिटवीन कैरेक्टर्स। दिस वे द रीडर व्यूज द इनर मोनोलॉग्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। सबसे बड़ी चीज़ इसमें दिखाई गई है कि उपन्यास अपनी संरचना के इस माध्यम से इस विषय को दर्शाता है कि जिसमें पात्रों के बीच बदलते दृष्टिकोण भी शामिल हैं, एटीट्यूड्स भी शामिल हैं उसमें बदलते हुए। इस तरह पाठक कई पात्रों के अतिरिक्त एकलापों को भी देखते हैं। नेक्स्ट इनकी नॉवेल है ऑरलैंडो 1928। नेक्स्ट वर्क है, इट इज़ अ फिक्शनल बायोग्राफी ऑफ द इमोर्टल ऑरलैंडो who begins life as a young nobleman in Elizabethan England and later transforms into a woman। बहुत ही अजीबोगरीब कहानी इसमें दिखाई गई है। ये अमर ऑरलैंडो की एक काल्पनिक जीवनी है, जो एलिजाबेथन इंग्लैंड में एक युवा रईस के रूप में जीवन शुरू करता है और बाद में एक महिला के रूप में बदल भी जाता है, ट्रांसफॉर्म्स कर लेता है अपने आप को इनटू अ वुमन। द नोवेल इज अ सैटिरिकल एग्जामिनेशन ऑफ जेंडर रोल्स एंड कमेंट्री ऑन द फ्लूइडिटी ऑफ आइडेंटिटी।
इस उपन्यास में लिंग भूमिकाओं की एक व्यंग्यपूर्ण परीक्षा और पहचान की तरलता का एक टिप्पणी के रूप में दिखाई गई है। वुल्फ रोट ऑरलैंडो एज अ लव लेटर टू हर लवर Vita Sackville West, and the novel is considered a landmark work of queer literature. वुल्फ ने ऑरलैंडो को अपने प्रेमी वीटा सैकविले वेस्ट को एक प्रेम पत्र के रूप में लिखा था और उपन्यास को समलैंगिक के रूप में साहित्य का एक ऐतिहासिक कार्य भी माना है। नेक्स्ट, अ वेल रिगार्डेड फिल्म एडेप्टेशन डायरेक्टेड बाय शैली पॉटर विद टिल्डा स्विंटन portraying Orlando was released in 1992. 1992 में शैली पॉटर द्वारा निर्देशित एक सुप्रसिद्ध फिल्म रूपांतरण जारी किया गया जिसमें टिल्डा स्विंटन ने ऑरलैंडो की भूमिका निभाई थी। The eponymous hero is born as a male nobleman in England during the reign of Elizabeth I. एलिजाबेथ की फर्स्ट के समय में, प्रथम के शासनकाल के एलिजाबेथ प्रथम थी जो 1558 में रानी बनती हैं, 1603 तक रही थी। तो इस तरीके के इन्हीं के समय के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड में एक पुरुष कुलीन व्यक्ति के रूप में पैदा होता हुआ दिखाई पड़ता है ये ऑरलैंडो। ही अंडरगोज अ मिस्टीरियस चेंज ऑफ सेक्स एट द एज ऑफ अबाउट 30 एंड लिव्स ऑन फॉर मोर देन 300 years इनटू मॉडर्न टाइम्स विदाउट एजिंग परसेप्टिवली। कहते हैं कि लगभग 30 वर्ष की आयु में उसका लिंग परिवर्तन रहस्यमय तरीके से होता है और वह आधुनिक समय में 300 से अधिक वर्षों तक बिना किसी उम्र के जीवित भी रहता है। ऐसी एक इमेजिनेटिव कहानी है, दिखाई गई है इसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक अपनाई गई। नेक्स्ट अदर वर्क्स हैं नाइट एंड डे, जैकॉब्स रूम, द वेव्स एंड द ईयर्स बिटवीन द एक्ट्स। शी रोट 2 biographies. There are 2 biographies plus a biography 1933 based on biography on Elizabeth Barrett Browning's dog. Elizabeth Barrett Browning's dog, इसके ऊपर उन्होंने एक फ्लस अ बायोग्राफी लिखी थी। एक दूसरी बायोग्राफी है रोजर फ्राई अ बायोग्राफी। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनका है क्यू गार्डन्स इज सेट इन द लंडन बॉटनिक गार्डन on a hot day in July. The story is about conversations overheard as characters walk through the gardens. एक इनकी शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है क्यू गार्डन। जुलाई के एक गर्म दिन पर लंदन के वनस्पतिक उद्यान में ये दिखाई जाती है, बॉटनिक गार्डन में सेट की गई होती है। कहानी उनका वार्तालापों के बारे में होती है जो पात्र वहाँ पर उद्यान में मतलब बगीचे में गुजरते समय सुनी जाती है। एंड अदर्स दूसरी भी हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज, मंडे और ट्यूसडे, अ हंटेड हाउस है और द मंक ऑन द बॉल के नाम से इनकी शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।